हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इधर सिटी हॉस्पिटल में वीर खुशहाली को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था। खुशहाली किसी गहरी सोच में खोई हुई थी कि डॉक्टर उसे अंदर आने के लिए कहती है। खुशहाली अंदर जाकर डॉक्टर के सामने बैठ जाती है। डॉक्टर खुशहाली को देखकर शांत आवाज़ में बोली, मिस गोयनका, आप ही अभी यंग हैं, लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए। खुशहाली डॉक्टर की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैंने फैसला ले लिया है डॉक्टर। डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए बोली, चलिए आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर की बात पर खुशहाली अपना सिर हिला चेकअप रूम की तरफ चले जाते हैं। वीर बाहर थोड़ा परेशान सा खड़ा खुद से बोला, कैसा होगा इनका रिएक्शन? क्या मुझे बता देना चाहिए? कहीं उन्होंने मुझे गलत समझा तो? लेकिन नहीं बताया तो कुछ गलत कर देगी। इतना सोचते हुए वीर जल्दी से केबिन का दरवाज़ा खोल अंदर आती है और चेकअप रूम में जाती है, जहाँ पर खुशहाली का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। वीर की नज़र सीधा स्क्रीन पर चले जाते हैं। डॉक्टर रस्तोगी खुशहाली की तरफ देख उस स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोली, मिस गोयनका, ये आपका बेबी है। खुशहाली की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। फिर वीर अंदर आता है तो डॉक्टर उसे देखते हुए कहती है, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। कौन है आप? वीर स्क्रीन की तरफ एक नज़र देखने के बाद डॉक्टर से बोला, आई एम द फादर ऑफ दिस चाइल्ड। मैं ऑपरेशन रोकने आया हूँ। डॉक्टर रस्तोगी वीर की बात पर बोले, डोंट वरी मिस गोयनका ने कहा कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है। वीर डॉक्टर रस्तोगी की बात पर अपना सिर हिला देता है और एक नज़र खुशहाली को देखने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद सारा चेकअप कंप्लीट होता है और खुशहाली को कुछ मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर वहाँ से जाने के लिए कह देती है। खुशहाली केबिन से बाहर आ वीर की तरफ देखते हुए बोले, आपने ऐसा क्यों कहा कि वो बच्चा आपका है? जिस पर वीर अपने घुटनों के बल बैठकर खुशहाली की तरफ बिना देखे अपना सिर झुकाकर बोला, क्योंकि वो बच्चा मेरा है। मैं था जिसने आपके साथ गलत किया। मैं था जिसे बिना आपकी मर्जी से आपके साथ रिश्ते बनाया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खुशहाली वीर की बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो वीर अपना सिर उठाकर खुशहाली को देखते हुए धीरे से कहता है, आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दे सकती है, लेकिन प्लीज़ खुद की जान को खतरे में मत डालो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। खुशहाली अपनी आंखें में गुस्सा लिए वीर को घूरने के बाद वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वीर जल्दी से खड़ा हो खुशहाली के पीछे जाते हुए बोला, खुशहाली मेरी बात सुनिए। लेकिन खुशहाली वीर की कोई बात नहीं सुनते। दोनों अस्पताल से बाहर आते हैं। खुशहाली बिना वीर पर ध्यान दिए वहाँ से जाने लगती है कि अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है। खुशहाली के डर से चीख निकल जाती है, लेकिन वीर उसे संभाल कर पीछे खींचकर अपनी आगोश में भर लेता है। वीर सामने कार को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर स्पीड में गाड़ी चलाना मना है। हॉस्पिटल है यहाँ पर। क्या तुम जेल जाना चाहते हो? कार में बैठा शख्स वीर की बात पर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी सर, मैं ज़रा जल्दी में था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में आज मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को लग जाता तो? वीर ने गुस्से से कहा। वीर की बात पर खुशहाली हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वाइफ? वीर खुशहाली को घूरते हुए बोला, अब मनमानी करोगी ना तो मुझे नहीं पता मैं गुस्से में क्या करूँगा, इसलिए चुप रहो। खुशहाली वीर की बात पर उसे खुद से दूर करते हुए बोले, ये बिल्कुल सही है, गलती खुद करो और सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। वीर खुशहाली के हाथ को पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी झगड़े में। इतना कहकर वीर खुशहाली को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल उसे अंदर बैठा खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इधर इन्फिनिटी मॉल में विकल्प आइसक्रीम पार्लर के अंदर घुसा सब लोगों के लिए आइसक्रीम खरीद रहा था कि एक 10 साल की बच्ची के हाथ से आइसक्रीम विकल्प के जूते पर गिर जाते हैं। विकल्प आइसक्रीम को देखकर मुंह बनाते हुए उस बच्ची से बोला, बेटा मेरे जूते तुम्हें पेंटिंग करने वाले कैनवास नज़र आ रहे हैं क्या, जो तुमने आइसक्रीम गिरा दिया? वो बच्ची विकल्प की बात पर प्यारी सी आवाज़ में बोली,
सॉरी अंकल, गलती से गिर गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना कहकर वो अपना रुमाल निकाल कर झुकने लगती है, जिस पर विकल्प पीछे होते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं साफ कर लूँगा। जूही क्या कर रही हो वहाँ पर? करीब 25 साल की एक लड़की ने आते हुए कहा। विकल्प सामने सलवार सूट पहनकर खड़ी वर्षा को देख अपनी आंखें बड़ी करके बोला, सच कहते हैं लोग, औरत के 1000 चेहरे होते हैं। वर्षा एक नज़र विकल्प को देखने के बाद जूही के हाथ को पकड़ कर बोली, तुमसे कहा था ना, आइसक्रीम लेकर सीधा मेरे पास आना। विकल्प वर्षा को खुद को इग्नोर करता हुआ देख कर बोला, ओ मैडम, इतना भाव क्यों खा रही हो, जैसे मुझे नहीं पहचानती। वर्षा विकल्प को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, हाँ नहीं पहचानती, कौन हो तुम? इधर दोपहर का वक्त वर्षा और विकल्प आमने सामने खड़े हुए थे और वर्षा ने साफ इनकार कर दिया था कि वो विकल्प को नहीं पहचानती, जिस पर विकल्प का पारा हाई हो गया था। वर्षा एक नज़र विकल्प को देखने के बाद जूही के हाथ को पकड़कर बोली, चलो सामने यहाँ अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला, रुको, तुम नहीं जा सकते। विकल्प की हरकत में वर्षा अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या तुम मार खाना चाहते हो? विकल्प अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, मार नहीं खाना चाहता, तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करूँगा, फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजूँगा। वर्षा विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, करो पुलिस को कॉल, मैं भी पुलिस से कहूँगी कि तुम दिन दहाड़े मुझे परेशान कर रहे हो। वर्षा की बात पर विकल्प के हाथ रुक जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पर कुछ लोगों की नज़र उन दोनों पर ही थी। लोगों की नज़र को खुद पर महसूस कर विकल्प छोटा सा मुंह बनाकर वर्षा से बोला, ये तो नाइंसाफ़ी है, तुमने मुझे किडनैप करवाया और अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। वर्षा तिरछी मुस्कान के साथ बोली, किडनैप किया था मैंने तुम्हें, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो स्वीटी? वर्षा के स्वीटी कहने पर विकल्प उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम ही हो वो लड़की जिसने मुझे किडनैप करवाया, क्योंकि उस लड़की ने भी मुझे स्वीटी कहा था। विप्लव आते हुए बोला, विकी ब्रो, आप किस लड़की से बात कर रहे हो? चलो ना मेरे लिए कपड़े देखने। विकल्प विप्लव के आवाज़ पर उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए बोला, तुम इधर जल्दी आओ। विप्लव के रिएक्शन पर विप्लव दौड़कर उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? विकल्प वर्षा की तरफ इशारा करते हुए विप्लव से बोला, इस लड़की ने मुझे किडनैप करवाया था। विकल्प की बात पर विप्लव वर्षा के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, दिखने में तो बहुत सुंदर कन्या हो तुम, लेकिन ऐसे काम क्यों कर रही हो? विप्लव के स्कैन करने पर वर्षा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें थप्पड़ खाना है क्या लिटिल बनी? विप्लव अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर जल्दी से बोला, मेरा नाम बनी नहीं है, मेरी बनी का नाम बनी है, मेरा नाम तो वापी है, कॉल मी विप्लव सारंग। अपने सामने खड़े दो खोंचों को देखते हुए वर्षा गहरी सांस लेकर बोली, तुम दोनों मुझे जंगल सफारी में मिलने वाले चिंपैंजी की तरह लग रहे हो, जिनके चेहरे पर क्यूटनेस भरी है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। विकल्प और विप्लव एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर विप्लव चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम अगवाकारी औरत, तुमने मेरे सुंदर से भाई को किडनैप करने की कोशिश की और यहाँ पर हम लोगों को चिंपैंजी कह रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए विप्लव वर्षा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वर्षा विप्लव के खड़े हाथ को पकड़कर मोड़ देती है और उसके पीठ पर अपने घुटने से मारकर उसे आगे धक्का दे देती है। विप्लव अपने पीठ को सहलाते हुए उचक उचक कर विप्लव के गले लगाते हुए रोनी आवाज़ में बोला, बहुत जोर से मारा इस अगवाकारी औरत ने। पीछे से महक आकर वर्षा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, आपने मेरे देवर को क्यों मारा? वर्षा महक के हाथ को पकड़कर जैसे ही झटकने वाली होती है, लेकिन महक को देखकर उसके हाथ को नीचे करते हुए कहती है, सॉरी। महक वर्षा के बदलते एक्सप्रेशन पर बोली, सॉरी मुझे नहीं, मेरे देवर से मांगो। वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, ये दोनों आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।
महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मेरे देवर की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल ये दोनों काफ़ी चंचल है, इसलिए कुछ भी करते रहते हैं। महक की बात सुन विप्लव मुंह बनाते हुए फुलाते हुए महक से बोला, हम कुछ भी नहीं करते रहते हैं भाभी। इस अगुआकारी औरत ने हमारे विक्की भाई को अगवा किया था। महक विप्लव को सिर को थपथपाते हुए बोली, वो आपसे बरी है ना, ऐसे बात नहीं करते। विप्लव मुंह फुलाकर अपना सिर हिला देता है और विकल्प टकटकी लगाकर चोरी चोरी वर्षा को देखने लगता है। वहीं महक विप्लव की पूरी बात को सुनने के बाद वर्षा की तरफ देखते हुए बोली, क्या विप्लव जो इल्ज़ाम आप पर लगा रहा है वो सही है? वर्षा महक से कुछ कहते उससे पहले ही विकल्प महक से बोला, नहीं भाभी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, ये कोई और है। विकल्प की बात सुन विप्लव अपने भाई को घूरने लगता है, लेकिन विकल्प की आंखों में कुछ अलग सा था जो शायद विप्लव काफ़ी अच्छे से समझ पा रहा था। भले ही सिंगल हो, लेकिन इन सब मामले में उसका दिमाग एक आशिक से भी ज़्यादा तेज था, जिसे देखते हुए विप्लव के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। महक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाते हुए वर्षा से बोली, मेरे देवर की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, दोबारा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहकर महक विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, चले आपके लिए कपड़े लेने हैं, वैशाली ऑलरेडी ऊपर आपका इंतज़ार कर रही है। विप्लव महक की बात पर उसके हाथ को पकड़कर बोला, हाँ हाँ जल्दी चलिए, कहीं मेरे पसंद के कपड़े ख़त्म ना हो जाए। विप्लव की बात पर महक हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके साथ ऊपर के मेन सेक्शन की तरफ चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद विकल्प वर्षा के सामने आकर बोला, मैं लोगों को पहचानने में देर नहीं करता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसे उस आलोक सारंग का साथ दिया था मुझे किडनैप करने के लिए। अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। विकल्प के धमकी और ऑफर को सुनते हुए वर्षा तिरछा मुस्कुरा कर बोली, क्यों? पूरी दुनिया की लड़कियों को छोड़कर तुम्हें किडनैपर पसंद आ रही है स्वीटी? विकल्प हल्का मुस्कुरा कर जूही की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर तुम आज शाम को मेरे साथ डेट पर नहीं गई तो मैं इसे किडनैप कर लूँगा। जूही विकल्प की बात पर मुंह बनाते हुए वर्षा की तरफ देखने लगती है। वहीं वर्षा विकल्प की धमकी पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, मेरी बहन से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना एक बार बचा लिया है, दूसरी बार खुद मार दूंगी। विकल्प जूही के सिर को थपथपाते हुए वर्षा से बोला, इंतजार रहेगा होटल ताज, रात को 8 बजे। इतना कहकर विकल्प मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वर्षा इरिटेशन में गहरी सांस लेती है। वहीं जूही वर्षा की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी ये तो यही है ना जो जिसकी फ़ोटो अपने पकड़ी है। वर्षा जूही की आंखें दिखाते हुए बोली, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तुम्हें कि लोग क्या करते हैं इस बारे में जानने को? जूही आंखें रोल करते हुए बोली, आप कितना ज़्यादा रूड हो। वर्षा जूही की बातों को इग्नोर कर उसे लेकर मॉल से बाहर चली जाती है। इधर वैशाली और महक विकल्प और विप्लव के लिए कपड़े देख रहे थे। अदिति चुपचाप बैठी उन लोगों को देखे जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक प्रिंसेस गाउन पर जाती है जिसे वो टकटकी लगाकर देखने लगती है। विप्लव कॉटन कैंडी खाते हुए अदिति के नज़रों को फॉलो कर गाउन को देखते हुए बोला, खूबसूरत है, चाहिए तुम्हें बनी? विप्लव की बात पर अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मेरे बजट का नहीं है और मैं सीनियर से पैसे भी नहीं मांगे। अदिति के बात पर विप्लव उसके सिर पर बोला, जब तुम्हारा प्यारा सा देवर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की क्या बात है? चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ, तुम्हारे देवर के पास बहुत पैसे हैं। आदित्य विप्लव के बात पर खुश होकर बोले, क्या सच में तुम मुझे उस गाउन को दिलाओगे? विप्लव गोल्डन कार्ड निकालकर अदिति के सामने रखते हुए बोला, देखो मेरे पास है। अदिति गौर से उस गोल्डन कार्ड को देखकर बोली, एक सेकेंड, जब मैं सीनियर के साथ शॉपिंग पर आई थी तब उन्होंने निकाला था, ये तो सीनियर का है ना? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। शोभित भाई ने मुझे अपना गोल्डन कार्ड दिया है और कहा है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। आदित्य विप्लव की बात पर खुश होते हुए बोले, तो जल्दी चलते हैं मेरे लिए लेने। विप्लव अपना सिर हिलाता और दोनों उस प्रिंसेस
गाउन को लेने के लिए गर्ल्स सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इधर महक की नज़र एक स्टैचू पर जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन के साथ बिजनेस सूट पहन रखा था। महक उसमें मृत्युंजय को इमेजिन करने लगती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए वहाँ पर खड़े शॉप अटेंडेंट से कहती है, मुझे ये चाहिए। शॉप अटेंडेंट महक के बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है और उस बिजनेस सूट को पैक कर देता है। वैशाली महक के पास आकर बोली, अपने बागर बिल्ला के लिए ले रही हो? महक मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, वो काफ़ी हैंडसम लगेंगे। वैशाली महक के बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए, आप उनको ना ज़्यादा चमकाने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर होगा, वरना उनका एटीट्यूड माउंट एवरेस्ट पर भी ऊपर चला जाएगा। महक वैशाली के बात पर उसे देखते बोले, क्यों, तुम अमृत भाई के लिए कुछ नहीं ले रही हो क्या? वैशाली अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, दिवाली में लेंगे, अभी उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे। महक वैशाली के थर्स पर निराशा से अपनी गर्दन हिला देती और कुछ देर में वो सभी अपनी शॉपिंग कर बाहर आते। महक बैग को पकड़े बाहर आते हुए अदिति के चेहरे पर लगे क्रीम को साफ करते हुए बोली, अदिति, खाते वक्त चेहरे पर ध्यान देना चाहिए बच्चा। अदिति महक के बात पर बोली, दीदी मुझे तो वैसे भी व्रत रखना है ना, इसलिए अभी फल खा रही हूँ। विप्लो अदिति के साथ देते हुए बोला, मुझे भी रखना है बने। विकल्प उन दोनों की बात पर बोला, मैं भी रखूँगा। विकल्प की बात पर दोनों अपना सिर हिला देते हैं। वहीं महक पीछे पलटकर वैशाली की तरफ देखने के लिए मुड़ती है कि अचानक बॉडीगार्ड से घिरे जा रहे एक आदमी से टकरा जाती है। महक के अचानक टकराने से इस आदमी का फ़ोन नीचे गिर जाता है और महक के हाथ में पकड़े बैग ज़मीन पर बिखर जाते हैं। महक जल्दी से बैग उठाकर फ़ोन को भी उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बोले, सॉरी, मैं ज़रा जल्दी में थे। वो आदमी अपनी ब्राउन आँखों से महक को एकटक देखने के लगता है। महक जब उस आदमी को कुछ जवाब ना देता हुआ देखती है तो पीछे से आ रही वैशाली से कहती है, चले। वैशाली, जो कि महक को किसी के साथ टकराया हुआ देखकर जल्दी से आई थी, उस आदमी को घूरते हुए महक से बोली, चलिए। महक अपना सिर हिलाती है और वैशाली बाकी लोगों के साथ मॉल से बाहर आ जाती है तो वो आदमी अभी भी टकटकी लगाकर जाते हुए महक की खूबसूरती को ही देख रहा था। तभी उसके बॉडीगार्ड्स में से एक आदमी उसके पास आकर बोला, बॉस, मीटिंग ऊपर है। बॉडीगार्ड की बात पर वो आदमी महक को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखें से ओझल नहीं हो जाती। फिर बिना किसी भाव के चलते हुए लिफ्ट की तरफ चला जाता है। इधर शाम का वक्त विक्रम आरू को लेकर डेट पर आया हुआ था और आरू उस पूरे जगह को घूरे जा रही थी क्योंकि वो लोग प्राइवेट एरिया में थे जहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। आरू के बने हुए मुंह को देखते हुए विक्रम आंखें रोल करते हुए बोला, क्या हुआ आरू, क्या तुम्हें यह जगह अच्छी नहीं लगी? लेकिन मैंने जब सर्च किया तो डेटिंग के लिए जगह काफ़ी अच्छी थी। आरू विक्रम की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, इससे अच्छा आप मुझे जुहू बीच या मरीन ड्राइव ले चलते तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें पहले कहना चाहिए था। आरू विक्रम की बात पर नाराज़गी से बोली, मुझे पहले कहना चाहिए था। सीरियसली, ऑफिस से आने के बाद आपने सीधा कहा कि आप मुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं और मैंने रेडी हो जाऊँ। मैं हो गई ना, पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है। विक्रम आरू के सिर को थपथपा कर बोला, लो, अगली बार तुम लोकेशन डिसाइड करना, फिर हम वहीं चलेंगे। फिलहाल के लिए डेट पूरी करते हैं। आरू खड़ी होते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। विक्रम अपना सिर हिला देता है तो आरू वॉशरूम की तरफ चली जाती है और विक्रम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। विक्रम अभी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था कि उसे सब कुछ अजीब सा लगने लगता है, जैसे कोई चीज़ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही हो। विक्रम अपना सिर घुमाता और हल्का सा झुक जाता है, जिसके साथ ही एक बुलेट सीधा सामने लगी वॉल पर जाती है। विक्रम अपनी गन लूट करते हुए सामने की तरफ देखता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। वो लोग कैफे से कॉर्नर के साइड पर थे जहाँ पर ग्लास लगे हुए थे। विक्रम अपने वॉच में लगे इमरजेंसी बटन को प्रेस करता है, जो कि मृत्युंजय ने ही उन सब लोगों को गिफ्ट किया था।
विक्रम जल्दी से बचाते वॉशरूम की तरफ जाकर दरवाजा नॉक करते हुए बोला, आरू। आरू वॉशरूम से बाहर आती है, जिसके साथ ही एक बुलेट सीधा उसके पेट पर लगती है। विक्रम की चीख निकल जाती है और वो हक्का बक्का सा आरू को जल्दी से अपनी बाहों में भर लेता है। उसके पेट से बेतहाशा खून बह रहा था। विक्रम की आंखों में नमी तैर गई थी। वो जल्दी से आरू को अपनी गोद में उठाता है और उसके साथ ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और बुलेट्स की फायरिंग तेज हो जाती है। विक्रम आरू को अपनी गोद में उठाकर दौड़ते हुए आरू से कह रहा था, आरू प्लीज आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरू फरफराती आंखों से विक्रम को देखते हुए धीरे से बोली, विक्रम जी, ये क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगी क्या? विक्रम गुस्से भरी आवाज में बोला, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस आंखें खुली रखो। ये कहते हुए विक्रम गाड़ी के पास पहुंच जाता है और बैक सीट पर आरू को अपनी गोद में लिए बैठ जाता है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी में बैठ गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ भगा देता है। कुछ ही देर में विक्रम के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी लोगों को गोलियों से भून दिया था और जिस आदमी ने स्नीपर से आरू पर शूट किया था उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। इधर गाड़ी में आरू तेज तेज सांसें ले रही थी और विक्रम उसे संभाल रहा था। बॉडीगार्ड ड्राइविंग फील्ड में अच्छा होने के कारण उनकी गाड़ी जल्द ही अस्पताल में पोर्च पर रुकती है। जिस विक्रम आरू को अपनी गोद में उठाकर बाहर आता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर। डॉक्टर की पूरी टीम विक्रम के चिल्लाने पर जल्दी से बाहर आती है और 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लाकर विक्रम के सामने रख देते हैं। विक्रम आरू के स्ट्रेचर पर लेटाकर डॉक्टर से बोला, मुझे मेरी वाइफ बिल्कुल सही सलामत चाहिए। डॉक्टर विक्रम की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी मिस्टर भाटिया, आपके वाइफ को हम कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए ओटी की तरफ बढ़ जाते हैं। विक्रम ओटी के बाहर जल रही लाल बत्ती को घूरने लगता है और सिगरेट का पैकेट निकाल जलाकर लंबे लंबे कस लेने लगता है। तभी वहां पर मृत्युंजय अमृत भागते हुए आ जाते हैं। अमृत विक्रम को देखते हुए बोला, आरू ठीक है? विक्रम सिगरेट की कस लेते हुए अपना सिर हिला देता है। अमृत विक्रम के जवाब पर उसे देखने लगता है। वहीं मृत्युंजय एक नज़र लाइट को देखने के बाद अमृत से बोला, तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। अमृत मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोला, नहीं मत जाओ। विक्रम अमृत के हाथ से मृत्युंजय के हाथ को छुड़ा अमृत से बोला, चलो। अमृत उन दोनों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर वो खतरे में है और तुम दोनों। आई कीप योर फकिंग माउथ शट। विक्रम और मृत्युंजय ने गुस्से में अमृत से कहा। अमृत दोनों की बात पर गुस्से से बोला, उन लोगों को मारकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। विक्रम अपने एक एक शब्द को चबाते हुए अमृत से बोला, अगर आज मेरी आरू की जगह तुम्हारी बीवी वैशाली होती तब भी तुम यही कहते क्या? विक्रम की बात पर अमृत चुप हो जाता है। अमृत को चुप देखकर विक्रम बिना कुछ कहे आगे जाने लगता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, तुम यहीं रुको, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत है। विक्रम मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोला, नहीं, जिन लोगों ने उसकी ये हालत किया ना, उन लोगों को मौत की ज़रूरत है और जब तक मैं ये नहीं करूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मृत्युंजय विक्रम की बात पर बोला, मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें कभी उस रिग्रेट नहीं होना होगा। विक्रम मृत्युंजय की बात पर आगे जाते हुए बोला, मैं अपने हाथों से सज़ा देना चाहता हूँ। मृत्युंजय एक नज़र अमृत को देखकर विक्रम के पीछे चला जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अमृत का ऑफिस बेसमेंट के अंदर से लगातार किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। वहां पर सोफे पर बिना किसी भाव के ऋतिक बैठा उस आदमी को घूरे जा रहा था। सेल्वन ऋतिक की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, बॉस, बिग बॉस आ रहे हैं। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए उस आदमी को देख कर बोला, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ऋतिक की बात सुन सेल्वन कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब? ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे चूहे बहुत पसंद है। ऋतिक की बात सुन सेल्वन के चेहरे पर 12 बजने लगते हैं।
ऋतिक सोफे से खड़ा होकर सामने बंद शूटर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी बाहर से डेविड एक आदमी को घसीटते हुए अंदर ले आता है और सामने ले जाकर पटक देता है। ऋतिक, जो कि चाकू से शूटर के गाल को काट रहा था, उस आदमी को देखते हुए उसके चेहरे पर घिन भरी मुस्कान लिए डेविड से बोला, कितने पाप करवाओगे मुझसे? गंगा में स्नान करने चला गया तो गंगा अब पवित्र हो जाएगी। डेविड मुकुंद अय्यर के बाल को कसकर पकड़कर उसे घसीटते हुए कुर्सी पर धक्का देकर बोला, इसका हिसाब तो बराबर उसी दिन कर देना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई। गलती एक बार होती है डेविड, बार बार नहीं, विक्रम के अंदर आते हुए कहा मुकुंद, जिसके चेहरे पर हालत बहुत खराब थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बेतहाशा मारा हो। विक्रम को वहां देखकर उसका खून सूखने लगता है। विक्रम, जो कि अभी भी सिगरेट पी रहा था, सिगरेट के बट को अपनी उंगली में फंसाए मुकुंद के सामने आकर बोला, आरू पर गोली चलाकर शांति मिल गई तुझे? मुकुंद विक्रम की बात पर हंसने लगता है। विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोरदार घूंसा मुकुंद के मुंह पर दे मारता है, जिस कारण मुकुंद के दांत टूट कर जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक विक्रम के इतनी तेज मारने से मुकुंद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग के सारे नसें फट गई हो। वो अपने सिर को झटकने लगता है। विक्रम मुकुंद के बाल को कस कर पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, हंस ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? हंस ना साले, मेरी यारू के दर्द पर तुझे हंसी आ रही है, हंस। क्यों नहीं हंस रहा? ये कहते हुए विक्रम बुरी तरीके से मुकुंद के नाक को मारने लगता है, जिस कारण मुकुंद के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। मुकुंद का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था। मृत्युंजय आराम के साथ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और डेविड भी सोफे पर बैठ जाता है। मृत्युंजय मुकुंद को चीखता हुआ सुन रहा था, जिस कारण वो बोरियत में विक्रम से बोला, ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और मुझे ज़्यादा शोर नहीं पसंद। मृत्युंजय की बात पर ऋतिक मुकुंद के पास आ उसके जबड़े को कसकर पकड़ उसके गले के राइट साइड पर चाकू घुसा देता है, जिस कारण मुकुंद की चीखें दब जाती है। ऋतिक अपने हाथ में लगे खून को मुकुंद के शर्ट में साफ करते हुए मुंह बनाकर बोला, इसकी चीख की तरह इसकी खून भी बहुत घटिया है और मुझे भी ज़्यादा शोर नहीं पसंद। राघव, जो कि उन लोगों को खड़ा देख रहा था, वो मुंह पर हाथ रखकर वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है। मुकुंद की सांस अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी जुबान से कोई चीज़ नहीं निकल रही। शूटर वहीं पर दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर लेटा हुआ था। विक्रम मुकुंद को नफरत से घूरने के बाद शूटर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जिंदगी चाहिए? शूटर विक्रम की बात पर कोई जवाब ना देते हुए बस अपना सिर हिला देता है, जिस पर विक्रम अपनी गन शूटर की तरफ फेंक कर बोला, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर टॉर्चर नहीं होना चाहते तो इसे मारकर खुद को बचा लो, वरना खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी से रिहाई पालो। शूटर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठकर खड़ा हो पाए और वहां पर विक्रम उसके सामने ऑप्शन रख रहा था, लेकिन खुद की जान को बचाने की उम्मीद में वो घसीटते हुए गन को उठा लेता है और मुकुंद पर पॉइंट कर देता है। विक्रम के कपड़े और हाथ खून से रंगे हुए थे। शूटर एक नज़र विक्रम को देखने के बाद गन की सारी गोलियां मुकुंद के सीने में उतार देता है, जिसके साथ ही एक और शॉटगन की आवाज़ आती है और वो उस शूटर की लाश जमीन पर ढेर हो जाती है और मुकुंद भी कुर्सी से औंधे मुंह गिरकर जमीन पर ढेर हो जाता है। सब लोग इस तरफ देखते हैं जहां पर मृत्युंजय के हाथ में गन थी और उसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा था, क्योंकि उसी ने शूटर के सीधा भेजे पर गोली चलाई थी। विक्रम सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और डेविड से कहता है, दफा करो उन सबको यहाँ से। डेविड हल्का मजाक भरी लहजे में बोला, बेचारा अमृत पता नहीं कैसे वो इस ऑफिस में आता होगा, क्योंकि इतनी सारी मौत के बाद आत्मा तो उससे जरूर परेशान करते रहे होंगे। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, उसकी बीवी सबसे बड़ी भूतनी है, अगर उसे बर्दाश्त कर सकता है तो इन जैसे भूत प्रेत को कैसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए बेसमेंट से बाहर चले आते हैं। राघव वॉशरूम से मुंह को साफ करते हुए बाहर आता है, जिस पर डेविड उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? डेविड की बात पर राघव घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, तुम लोग इतनी बुरी तरीके से मारते हो, मुझे घिन आती है, इसलिए मुझे उल्टी हो गई। ऋतिक राघव के पास जाकर अपने हाथ में लगे खून को उसके शर्ट में साफ करते हुए बोला,
खुद के दिल को मजबूत करो बच्चे। इतना कहकर ऋतिक ऑफिस से बाहर की तरफ चला जाता है। राघव ऋतिक को अपने पास देकर वैसे भी डर से कांप रहा था और इस तरीके से उसके हाथ को साफ करने पर वो लगभग बेहोश होने वाला था। मृत्युंजय राघव को देखने के बाद बोला, दोबारा यहाँ कभी मत आना। इतना कहकर मृत्युंजय बाहर चला जाता है और बाहर आ ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऋतिक अपने सफ़ेद खून से सने शर्ट को ब्लैक लॉन्ग ओवर कोट से ढकते हुए मृत्युंजय से बोला, आज मेरी डिनर थी क्लाइंट के साथ, बस वहीं जा रहा था। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर बोला, तुम हॉस्पिटल चल रहे हो? ऋतिक अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मेरी वाइफ नहीं है, इसकी वाइफ है। ऋतिक ने विक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।